पीएस स्टडी के महाबलियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 74th गणतंत्र दिवस हमारा 2023 में मनाया जा रहा है, तो आप सभी इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें और इसे अच्छे से मनाएं। दुनिया को पता चले कि आज भारत का गणतंत्र दिवस है। हिंदी की क्लास में आज हम व्यंजन संधि देखेंगे। संधि हम पढ़ चुके हैं कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, वो हम देख चुके हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। उसके बाद हमने व्यंजन संधि देखी थी। व्यंजन संधि के हमने 7 नियम देखे थे। अब हम विसर्ग संधि देखेंगे। तो विसर्ग संधि के भी 7 से 8 नियम हैं। इसके नियम बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। संधि सभी एग्जाम में पूछी जाती है और जिस भी एग्जाम में संधि पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ से इन क्लास को कर लेते हो संधि की, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम देखते हैं क्या है संधि की क्लास में। संधि यानी सम प्लस धी, ये एक शब्द और वर्ड से मिलकर के संधि का निर्माण हुआ है। ठीक है, संधि का मतलब मेल या समझौता होता है। मेल या समझौता हम किसमें कराते हैं, तो हम वर्णों या ध्वनियों में मेल या समझौता कराते हैं। इसको ही हम संधि कहते हैं। जब हम बात करते हैं स्वर संधि की, तो हम स्वरों का मेल कराते हैं, यानी स्वर वर्णों का मेल कराते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन संधि की बात करते हैं, तो हम व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन का मेल कराते हैं। जब हम विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन वर्णों का मेल कराते हैं। आप पिछली क्लास को जाकर के देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं संधि, जिसमें हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग का आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि विसर्ग किस तरह से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो विसर्ग का ये चिन्ह होता है। जो बड़ी अंग है उसे हम विसर्ग कहते हैं, जो छोटी अंग है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। यानी ऊपर बिंदी लगी हो तो वो अनुस्वार होगा, अगर उसके पीछे बिंदी लगी हो तो वो विसर्ग होगा। तो विसर्ग संधि की बात करने वाले हैं। कुछ इस तरह से जो बड़ी अंग है वो हमारी विसर्ग कहा जाता है, और जिस भी शब्द या फिर जिस भी वर्ड के पीछे 2 बिंदियां आ जाती हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। अब हमें इसका प्लस स्वर या व्यंजन का ही मेल कराना होगा, इनका समझौता कराना होगा और इससे एक नई संधि का निर्माण होगा, जिसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो पहला नियम इसका क्या है मैं बता चुकी हूँ। इसमें 7 से 8 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, देखो वैसे तो हमने ये 3 नियम, इसके पहले 3 नियम पिछली क्लास में कर लिए थे, क्योंकि अभी हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो एक साथ ही आपको ये पूरा कंटेंट विसर्ग संधि का मिल जाए, इसीलिए हम पहले 3 का भी इसी क्लास में रिवीजन करेंगे। तो विसर्ग का अ हो जाता है। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपके पास विसर्ग है और वो ओ में चेंज हो जाता है, छोटे ओ में। तो ऐसा क्या कंडीशन है कि जब विसर्ग ओ में चेंज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है, कंडीशन बता रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इसने बहुत सारी राम कथा कही, हमारे माइंड में कुछ नहीं आया। एक और बार देखते हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चीज को भी समझ सकते हैं। तो ये तो क्या ही चीज है, देखो यदि विसर्ग के पहले अ, यानी कि कोई विसर्ग है, ये विसर्ग है, जैसे नेह है ना, ये विसर्ग है और इससे पहले, ठीक है, अ या तो अ आया हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड या फिर पांचवा वर्ड हो, अथवा य, र, लव हो, य, र, लव, ह, और तो वो विसर्ग का ओ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नेह प्लस जैसे मनः प्लस अनुकूल, हमने क्या ले लिया, मनः प्लस अनुकूल ले लिया।
यहाँ पर मनः प्लस अनुकूल। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, विसर्ग मिला। अब इससे कहा है, इसने कहा है कि इसके पहले अ होना चाहिए और बाद में अ हो, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अ मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मनः प्लस अनुकूल किस में चेंज हो जाएगा, मनोनुकूल में चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मनः प्लस अनुकूल इज इक्वल टू मनोनुकूल। वैसे ही पयः प्लस द इज इक्वल टू पयोद। जैसे यहाँ पर क्या कहा इसने, विसर्ग हो और उससे पहले अ होना चाहिए, बाद में क्या हो, अ हो, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह में से कोई हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो द क्या है, द ट थ द तीसरा वर्ड है, ये किसका, व्यंजन का। ये व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पर, जो हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, है ना। जैसे क वर्ग होगा तो उसे हम कंठ वर्ग कहेंगे, जब हमारे पास च वर्ग होगा तो हम उसे तालु वर्ग कहेंगे, जब हमारे पास त वर्ग होगा तो उसे हम ट वर्ग होगा तो उसे हम मूर्धा कहेंगे, जब हमारे पास त वर्ग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, त को ओष्ठ, त को दंत कहेंगे और प को ओष्ठ कहेंगे। ठीक है, प वर्ग को ओष्ठ कहेंगे। तो इसे हम याद करते हैं KTM 2, ये दांत वर्ग और ये ओष्ठ वर्ग। ठीक है, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ वर्ग। तो KTM 2 इस तरह से क ख ग घ य, च छ ज झ य, त थ द ध य, इस तरह आप याद कर सकते हैं, जो मैं पिछली क्लासों में अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन हैं उन्हें हम कैसे याद करते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ, दंत का मतलब दांत, कंठ मतलब कंठ, ठीक है, तालु मतलब तालु ऊपर वाला जो होता है, और मूर्धा मतलब ऊपर जाके पीछे लगता है जो हमारी जीभ। तो यही कह रहा है, जैसे पयः प्लस द, त था द तीसरा वर्ड हो गया त वर्ग का, और त वर्ग कौन सा था, च, यहाँ पर हो जाएगा क च ट त, कौन सा हो जाएगा, ये हमारा दांत वर्ड है ना। तो यहाँ पर ये दांत वर्ड का तीसरा वर्ड है, इसीलिए पयोद हो जाएगा। अपवाद भी हैं कुछ इसमें, जैसे अंतः और पुनः में विसर्ग का र हो जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर विसर्ग है और इससे पहले अ है, और यहाँ पर क्या है, और इसके पीछे जैसे यहाँ पर पुनः है प्लस मुद्रण है, मुद्रण, तो आप कहेंगे कि म, यानी म आया यहाँ पर। ये कौन सा है, प फ ब भ म, पांचवा वर्ड, और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पांचवा वर्ड। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसे पुनर्मुद्रोण कर देंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, जो कि गलत है। इसीलिए इसने कहा है कि कुछ अपवाद भी हैं जिसमें आपको ओ नहीं करना है। ठीक है, तो अंतः और पुनः में विसर्ग का र हो जाता है, ओ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका इन दोनों में र करना होगा जब भी आप पुनः देखते हैं और जब भी आप अंतः देखते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आप नियम लगाओगे तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है जो हमारा नियम है इसमें अपवाद दे दिया है कि पुनः और अंतः में हम ओ नहीं लगाएंगे बल्कि हम र लगाएंगे। तो पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, अंतः प्लस अग्नि अंतरअग्नि। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल है कि विसर्ग का र हो जाता है। अब ये तो अपवाद था, जब ये कंडीशन हो तो इसमें ये अपवाद आ गया। अब नेक्स्ट है विसर्ग का र कब हो जाता है। ठीक है, जैसे अंतः और पुनः न हो, उसके अलावा कोई भी हो, तब हमारा र होता है। तो वो किस कंडीशन में होता है, कंडीशन देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या फिर य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, य र ल व में से कोई भी हो, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वहां पर ओ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है
कि अ और आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो विसर्ग के पहले। यदि विसर्ग के पहले अ नहीं होना चाहिए, ना ही आ होना चाहिए, इसको इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ हो, उ हो, ऊ हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या फिर य र ल व में से कोई भी हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी है नियम याद करना। अगर आप ध्यान से 2 बार इस वीडियो को देखते हो तो आपका इसमें से कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहला पढ़ाया, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारा ओ किस कंडीशन में होता है, विसर्ग का ओ किस कंडीशन में होता है। अब मैं आपको देखो बिना देखे बताऊंगी। देखो ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, है ना, और बाद में क्या हो, कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या फिर य र ल व ह में से कोई भी वर्ड हो, तो वहां पर जो विसर्ग है उसका ओ में चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप भी याद कर सकते हैं, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है हमें, है ना। तो यही तो बताया इसमें, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा इनमें से तीसरा चौथा पांचवा या फिर इनमें से कोई हो तो ओ हो जाता है। फिर हमने एक इसमें अनुवाद देख लिया कि अंतः और पुनः ऐसे 2 शब्द हैं जिसमें कि र होगा, ओ नहीं होगा। ओके, फिर हमने ये दूसरा नियम देखा कि र कब हो जाता है। सेम वही कि इसने यहाँ पर बताया है कि पहला वर्ड जो विसर्ग है उससे पहले अ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है, और बाद में इसने कहा कि या तो आ हो, या ओ हो, या ओ हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो, या फिर य र ल व में से कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको। जैसे नेह प्लस आशा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ उसने कहा कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं आना चाहिए, इसको छोड़ करके। तो ठीक है, यहाँ पर छोटी ई आई है, न आया न आ आया, छोटा बड़ा कोई नहीं आया। फिर इसने कहा कि दूसरा जो हमारा होगा, जो दूसरा वर्ड होगा वो या तो आ हो सकता है, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा या रला कोई हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो ये रा में चेंज हो जाएगा जो हमारा ये है। तो नेह प्लस आशा इक्वल टू निराशा, यहाँ बड़ा आ लग रहा है, ये रा में चेंज होकर के आ का डंडा इस पे लग जाएगा और निराशा आ जाएगा। वैसे ये दोह प्लस ऊह, तो यहाँ पर दोह देख सकते हैं, विसर्ग के पहले न आ आया है छोटा, न बड़ा आया है, बल्कि छोटा ऊ आया है। प्लस यहाँ कहा था या तो बाद में बड़ा आ आना चाहिए, या फिर छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा ऊ आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, र में चेंज कर देंगे, और ये जो मात्रा है इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और ये दुरूह बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेह प्लस आशा इजुकल टू निराशा, दोह प्लस ऊ इजुकल टू दुरूह। नेक्स्ट है विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग कब श हो जाता है? ठीक है, विसर्ग मतलब दो बिंदी श में कब चेंज हो जाती हैं। तो ये कह रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले, अब विसर्ग आप समझ गए होंगे कि ये विसर्ग है, इससे पहले कोई स्वर हो, जैसे स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी अंग, बड़ी अंग। ठीक है, अब बड़ी अंग हम लेंगे नहीं, हमने री को, छोटी अंग को, बड़ी अंग को अलग कर दिया, इनको अलग नाम दे दिया, री को मूर्धा दे दिया, छोटी अंग को अनुस्वार दे दिया, बड़ी अंग को विसर्ग दे दिया। तो हम इन तीनों को लेंगे नहीं, यहाँ पर हम जो हमारे 10 स्वर हैं इनको ही लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा कि पहला वर्ड तो हमारा कोई स्वर होना चाहिए और दूसरा वर्ड च छ श में से कोई भी हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे नेह प्लस चित्त। नेह प्लस चित्त, इसने क्या कहा था कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, हमारी छोटी ई की मात्रा आ गई, कोई स्वर है, छोटी ई है, प्लस इसने कहा था कि जो दूसरा वर्ड है यानी जो बाद का वर्ड है वो क्या होना चाहिए, च छ श में से कोई होना चाहिए। तो च आ गया,
अब ये श में चेंज हो जाएगा, यानी नेह प्लस चित इज इक्वल टू निश्चिंत। ठीक है, प्लस दूसरा हमारा एग्जांपल है दुह प्लस शासन। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर छोटा ऊ आ गया, स्वर आ गया, और ये हमारा च छ या स में से कोई आना चाहिए, तो श आ गया। दुह प्लस शासन इज इक्वल टू दुशासन। तो ये तो हमने कल का रिवीजन किया, कल वाली क्लास का, जो हमने 3 नियम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम 4th नियम देखते हैं इसका। ये यहां से आपको अच्छे से समझना है। ये हमारा 4th नियम है। कौन सा? विसर्ग का स हो जाना। अब विसर्ग पेट चीरा सा जो हमारा होता है स से षटकोण वाला, उसमें कब चेंज होता है हम ये देखेंगे। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ओके, क्या कह रहा है? विसर्ग के पहले या तो छोटी ई होनी चाहिए या फिर छोटा उ होना चाहिए। बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है। बहुत इजी है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। नेह प्लस कपट, इसके पहले क्या आया? ई आया, ठीक है, बाद में क आया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये स में चेंज हो गया, जो हमारा विसर्ग है निष्कपट बन गया। धनुह प्लस टंकार, यहाँ पर छोटा उ, ये स्वर आया, प्लस यहाँ पर ट आया, जो कि ये कह रहा है कि ट आना चाहिए, तो ये धनुष टंकार बन गया। धनुष ये स में चेंज हो गया, बाकी सारा एज इट इज। फिर है नेह प्लस कंटक इज इक्वल टू निष्कंटक, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर जो हमारा विसर्ग है इससे पहले स्वर आ रहा है प्लस क आ रहा है, जो कि वो कह रहा था, तो निष्कंटक हो जाएगा। नेह प्लस ठुर इज इक्वल टू निष्ठुर, सेम ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा 4th नियम था विसर्ग संधि का, कि विसर्ग का श जो हमारा स से षटकोण होता है उसमें कब चेंज हो जाता है विसर्ग। अपवाद देख सकते हैं इसका। दुह प्लस ख इज इक्वल टू दुख होता है। दुह प्लस ख इज इक्वल टू दुख होता है। ये आप किसी में ऐसे चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे विसर्ग आया और इससे पहले स्वर आया, जो कि ये कह रहा है, प्लस यानी ख भी कहा था इसने, तो ख भी आ रहा है। अब कहीं आप यहाँ पर स लगा दो कि दुष्ख बना देते हैं इसे, तो ये नहीं होगा, दुख का दुख ही रहेगा। दुह प्लस ख इज इक्वल टू दुख। तो ये यहाँ पर अपवाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5th जो हमारा नियम है, वो क्या कहता है? ये कह रहा है कि विसर्ग का स, यानी सवाल वाला जो सा होता है, उसमें कब चेंज हो जाता है, यानी विसर्ग का स कब हो जाता है, देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग है और उसके बाद या तो त हो या फिर थ हो, तो हमारा विसर्ग है वो स में चेंज हो जाता है, सवाल वाले स में। जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद क्या आया? त आया, तो ये नमस्ते हो गया। नेह प्लस संतान, ये विसर्ग है और इसके बाद क्या है? स है। यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग के बाद त या थ हो, तो यहाँ विसर्ग है प्लस यहाँ पर त आ गया इसके बाद, तो ये निसंतान हो जाएगा। निसंताप, सॉरी, निसंताप। फिर है दुह प्लस तर, त आया, दुस्तर। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। तो त और थ आए किसी भी विसर्ग के बाद, तो आप उसे सवाल वाले सा में चेंज कर देंगे। ठीक है, पूरा तो लगाएंगे नहीं, ये तो अपना थोड़ा सा कहते हैं ना कॉमन सेंस लगाएंगे कि पूरा सा तो हमें लगाना नहीं है, आधा ही सा लगाएंगे। फिर है 6th नियम हमारा विसर्ग का लोप हो जाना, यानी विसर्ग का लोप ही हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग का लोप कब होता है, देखो, यानी जैसे दुख, जैसे ये है दो, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कब होगा। जैसे दुह प्लस ख है, इसे हम बिल्कुल चेंज कर देंगे और बाकी ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, इसे कहते हैं लोप हो जाना, यानी ये लोप हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो विसर्ग का लोप हो जाना कब हो जाता है? पहला कंडीशन कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है।
कोई आपको विसर्ग दे रखा है और उसके बाद छ आया हुआ है दूसरे वर्ड में, तो आपको क्या करना है, उस विसर्ग को हटा देना है और वहां पर च जोड़ देना है। छ की जगह पर च जोड़ देना है, मतलब छ तो आएगा ही आएगा, वहां पर जो हमारा विसर्ग था उसकी जगह च जोड़ देना है। जैसे अनुह प्लस छेद इजुकल टू अनुच्छेद, ठीक है। छत्र प्लस छाया इजुकल टू छत्र छाया, ओके। तो अनुह प्लस छेद इजुकल टू अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया इजुकल टू छत्र छाया। कैसे, यहां पर ऐसे लिखेंगे, छत्र प्लस छाया, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हमने क्या कर दिया है, छत्र छाया, इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। विसर्ग लुप्त हो जाएगा लेकिन उसके जो पहले का स्वर है वो दीर्घ में चेंज हो जाएगा, यानी छोटा आ है तो वो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई है तो वो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो वो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटी ए है तो वो बड़ी ए हो जाएगी, छोटा ओ है तो वो बड़ा ओ हो जाएगा। जैसे नेह प्लस रोग, अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि विसर्ग है और विसर्ग का लुप्त कब हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग के बाद र है तो ये बड़े विसर्ग में यानी दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगा। तो नेह प्लस रोग का निरोग हो जाएगा, नेह प्लस रस का नीरस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है इसी में विसर्ग के लोप में ही, पहली कंडीशन क्या देखी कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और च आ जाता है छ से पहले। दूसरा कहा यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और जो हमारा विसर्ग के पहले वाला जो स्वर है वो दीर्घ में चेंज हो जाता है, दीर्घ स्वर में। अब तीसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि अ और आ से कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। समझ आया आपको? क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले यानी पहला वर्ण छोटा आ या बड़ा आ में से कोई होना चाहिए और विसर्ग के बाद यानी सेकंड स्वर छोटे आ और बड़े आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अंतः प्लस एव, अब ये दूसरा कोई स्वर है और ये कोई दूसरा स्वर है, यानी छोटे आ और बड़े आ में से कोई एक है, छोटा आ है और यहाँ पर कोई दूसरा स्वर है तो विसर्ग लोप हो जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी विसर्ग लोप होने की कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी कि यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और छ से पहले च आ जाता है। दूसरी कंडीशन थी यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। फिर कहा है इसने तीसरे में यदि विसर्ग के पहले, फिर इसने तीसरे में क्या कहा आपको दिख ही नहीं रहा, चलो तीसरे में इसने क्या कहा यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अंत प्लस एव अंत एव। ओके, अब इसका 8वां नियम और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो नियम है, तो देख लेते हैं क्या नियम है इसका। देखो विसर्ग में परिवर्तन न होना, ये कह रहा है 8वां नियम है, वो कह रहा है कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या कंडीशन है जब विसर्ग में परिवर्तन ही ना हो, वो एज इट इज आ जाता हो। अभी तो हमने विसर्ग का लोप किया है लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता जी। ठीक है, अभी तक हम कभी विसर्ग का स कर रहे थे, कभी विसर्ग का र कर रहे थे, कभी विसर्ग का ओ कर रहे थे, कभी विसर्ग का च कर रहे थे, इस तरह से अलग अलग हमने किया है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या, कैसे नहीं होगा? यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कण, अब विसर्ग के पहले अ है यानी
यहाँ पर विसर्ग है, र में अ ऐड है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, क हो गया, जो कि ये कह रहा है, तो ये रजह कण आ जाएगा। वैसे ही विसर्ग है, इससे पहले अ है यहाँ पर, फिर यहाँ पर पो है, तो अंतःपुर ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पर ये देखा। ओके, तो यहाँ पर आप बताएंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप बताएंगे, और पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।